गुफ्तगू के दौरान हमने 2 मरतबा चाय पी और खाने पीने की चीज़ों का स्टैंड खाली कर दिया क्योंकि हमने दोपहर को कुछ नहीं खाया था और अब शाम के 4:30 बज रहे थे। रेस्टोरेंट के अंदर रोशनी बराए नाम थी और अभी शाम का रश भी शुरू नहीं हुआ था। इत्तफाक़े राय से हमने शहला को वापस भेजने का फैसला किया। मोहसिन तुम्हें टैक्सी में बिठा देगा, मैंने कहा। फौरी तौर पर तुम्हारे लिए खतरे की कोई बात नहीं है। आप दोनों का प्रोग्राम क्या है? शहला ने कहा। मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मुझे और मोहसिन को कुछ शॉपिंग करनी है, मैंने कहा, और तुम हमारे साथ नहीं फिर सकती। ऐसी कौन सी जरूरी चीज खरीदनी है आखिर? शहला बोली। घर पे राबिया बाजी इंतजार कर रही होंगी। देखो जी, हम तुम्हारी राबिया बाजी को नहीं जानते, मोहसिन ने कहा। हम अपनी मर्जी के बादशाह हैं, क्यों सिकंदर आजम? सच कहा उचकन साहब आपने। माफ कीजिएगा शेरवानी साहब, मैंने तायद की। इंतजार करना ख्वातीन का फर्ज है, मोहसिन बोला। दादी जान आज भी इंतजार कर रही हैं, मगर दादा जान ने 40 साल पहले दरिया में गोता मारा था और अभी तक नहीं निकले। वो भी मर्जी के बादशाह थे। शादी के बाद हमारी बीवियां हाथ बांधे हमारा इंतजार किया करेंगी, मैंने कहा। और वो इन जैसी हुई तो हम हाथ बांधे इंतजार करेंगे। हम हुक्म के गुलाम भी हैं, मोहसिन बोला। हमारी बातों पर शहला को बेख्तियार हंसी आई थी। वो समझ गई थी कि इन बातों का कोई मकसद नहीं और हम इसे टालना चाहते हैं, मगर मोहसिन की आखिरी बात पर अचानक इसकी हंसी थम गई। इसने बड़ी अजीब नजरों से मोहसिन को देखा जो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था मगर शहला की तरफ नहीं देख रहा था। यकलख्त मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मोहसिन ने शहला से वो सब कुछ कह दिया है जो वो कहना चाहता था और शहला ने इसका मतलब समझ लिया था। अल्फाज बड़े बाजीगर हैं। कभी एक पूरा दफ्तर रमोज़े कायनात की छोटी सी गुत्थी नहीं सुलझा सकता तो कभी चंद अल्फाज एक जिंदगी का अफसाना कह देते हैं। अनगिनत ख्वाहिशात, लामहदूद ख्वाब और बेहिसाब उम्मीदों से तामीर होने वाले मुस्तकबिल का अनवान बन जाते हैं और जज्बात के समंदर को समेट लेते हैं। जब शहला टैक्सी में बैठकर चली गई तो मैंने कहा, मोहसिन अब इस प्रोग्राम का सबसे खतरनाक मरहला दरपेश है। यहाँ से चंद कदम के फासले पर अमीन की दुकान है जिसने मुझे आज शाम का वक्त दिया था, लेकिन एहतियात का तकाजा है कि मैं वहाँ ना जाऊँ। क्या खबर इसने बाद में पुलिस को इत्तला दे दी हो और वो सादा कपड़ों में आसपास ही मौजूद हों। ऐसी सूरत में वो हर आने जाने वाले का हुलिया और शक्ल बड़े गौर से देख रहे होंगे और मैं इसके कुर्बो जवार में नजर आया तो पकड़ा जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि अमीन ने राबिया की सुर्ख फॉक्सवैगन देख ली हो जिसमें बैठकर मैं यहाँ पहुंचा था और अब वो सुर्ख रंग की हर गाड़ी को दूर से देखते ही मुस्तअद्दिद हो जाते हों। अमीन के मरासिम बदमाशों से भी होंगे, मोहसिन ने सर हिला के कहा, और हम सारे शहर के बदमाशों को नहीं पहचानते। अभी मसला यह है कि अमीन मुझे पहचानता है और इसने कोई इंतजाम किया होगा तो मेरे लिए, मैंने कहा। अब ये काम तुझे करना होगा। रिवॉल्वर तेरे पास है, तू मोटरसाइकिल पर सीधा इसके सामने जाके रुकना और इधर उधर देखे बगैर अंदर दाखिल हो जाना। तुझ पर कोई शक नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि अंदर अमीन के अलावा कोई नहीं होगा। अंदर ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन एक आध आदमी हो तब भी परेशानी की कोई बात नहीं। वो तुझे देखकर होशियार नहीं होंगे बल्कि यही समझेंगे कि कोई गाहक किसी काम से आया है। फिर तो अचानक रिवॉल्वर निकाल लेना, 5,000 रुपए इनके सामने फेंक देना और इनसे कहना कि ये है बाकी रकम। 5,000 तुम्हें पहले मिल चुके हैं। वो चीज निकालो जो डिसिल्वा ने बनवाई थी। जाहिर है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे और वो चीज तेरे हवाले कर देंगे। इसके बाद बहिफाजत निकलना तेरा काम है। निकलने से पहले इनको बता देना कि हल्क से आवाज भी निकली तो अच्छा नहीं होगा। बाहर हमारे आदमी मौजूद हैं जिनके पास दस्ती बम भी है। मुझे उम्मीद है इस धमकी के बाद वो गड़बड़ नहीं करेगा। तो इस चीज को कमीज के अंदर छुपा के बाहर आना और मोटरसाइकिल पर रवाना हो जाना। अगर कोई निगरानी कर रहा होगा तो तेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। इनके होशियार होने तक तेरा मशीनी घोड़ा बहुत दूर जा चुका होगा। इंग्लिस्तान में हमने मोटरसाइकिल चलाने की जो मशक की थी वो अब काम आनी चाहिए। मोटरसाइकिल का ताक्कुब भी मुश्किल होता है। ये सब तो ठीक है, मोहसिन ने कहा। जो कुछ मुझे करना है वो मैं कर लूंगा, लेकिन ये जो आप बार बार मोटरसाइकिल का हवाला दे रहे हैं ये कहाँ से आएगी? फिक्र मत कर बच्चा, मैंने मोहसिन के कंधे पर हाथ मारा। फकीर के पास सब कुछ है, आ मेरे साथ। मोटरसाइकिल इन सैकड़ों स्कूटरों और मोटरसाइकिलों के दरमियान खड़ी थी जो बैडन रोड के शिजान वाले कोने से अल-फलाह बिल्डिंग तक पार्किंग के लिए मखसूस पतली सी सड़क पर एक कितार में मौजूद थी। इसी सफ में साइकिलें भी थीं। चुनाचे इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि पुलिस ने इसे बरामद कर लिया होगा। इसका बदनसीब मालिक पहले तो डिसिल्वा के सामने रोया पीटा होगा जिसकी गलती के बायस मोटरसाइकिल गई।
डिसिल्वा ने इसे गुस्से में गालियां दी होंगी कि जाओ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो, या जब्त से काम लिया होगा तो कहा होगा कि रिपोर्ट कर दो, अगर ना मिली तो मैं दूसरी ले दूंगा। चुनाचे अभी तो असल मालिक थाने तक ही पहुंचा होगा। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। हर रोज गाड़ियां गुम होती हैं, कुछ मिल जाती हैं, जो ना मिले उनकी खातिर गली कूचों की हाँक कोई नहीं छानता और सारे शहर की नाकाबंदी नहीं होती। इसके मालिक सब्र के मीठे फल का इंतजार करते रहते हैं। इस मोटरसाइकिल का एक फायदा तो ये है कि आप इसे बहरे जुल्मात में भी दौड़ा सकते हैं। मैंने कहा, 1 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल को आप घोड़ा समझ सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि किसी ने इसका नंबर नोट कर लिया तो इल्जाम हम पर नहीं आएगा। इसका मालिक डिसिल्वा का कोई मातहत है। इसे हम कल फोन पर बता देंगे कि मियाँ रोना धोना बंद करो और फलां जगह से अपनी मोटरसाइकिल उठा लो। अगर कोई चक्कर पड़ा तो मालिक कह देगा कि मोटरसाइकिल तो डिसिल्वा साहब ले गए थे और खुदा मालूम वापस लाए थे या नहीं। उधर अमीन भी कहेगा कि वो डिसिल्वा के आदमी थे, चुनाचे डिसिल्वा फंस जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मोहसिन ने कहा मारा। लेकिन यार सिकंदर, इस बात की क्या जमानत है कि अमीन जो चीज मेरे हवाले करेगा इसमें कोई धोखा नहीं होगा, हमारे 10,000 जाया ना हो जाएं। तो इसको समझा देना कि जिनका पैसा है वो आदमी को जाया कर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं। मैंने कहा, इसके अलावा ये तो जुआ है, हार गए तो अगली चाल चलेंगे। अब तू जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। मोहसिन ने नफी में सर हिलाया। तेरे यहाँ खड़े रहने का फायदा कुछ नहीं, मालूम नहीं मुझे किस रास्ते से फरार होना पड़े। वैसे भी तू मेरी मदद करने के लिए वहाँ नहीं आ सकता, इसलिए खुदा हाफिज। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर घर पहुँच जाऊंगा, शहला के घर। रुंदा घर में हारने नहीं पहुँचेगा तो कहाँ जाएगा? मैंने कहा और मोहसिन को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखता रहा। मैं घर पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। राबिया मुझसे पहले पहुंच चुकी थी और शहला से हमारी मसरूफियात की रिपोर्ट भी ले चुकी थी। इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करती, मैंने इससे पूछ लिया कि खुसरो जमशेद से मकान का सौदा हुआ कि नहीं। सौदा तो हो गया, राबिया ने कहा, लेकिन खुसरो जमशेद खुद नहीं पहुंचा। इसकी जगह एक वकील हाजिर हुआ जिसके पास मुख्तारनामा था। हकूके मलकियत हासिल हो गए हैं, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुताबिक मुंतकिली में कुछ वक्त लगेगा। इसको बेचने का मरहला इसके बाद आएगा। इसकी हमें कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, लेकिन सवाल यह है कि खुसरो जमशेद ने खुदाने से क्यों गुरेज किया? इसके वकील ने सिर्फ ये कहा कि नागुज़िर वजह की बुना पर जमशेद साहब हाजिर नहीं हो सके। बाद में मेरी इससे मुलाकात नहीं हो सकी, वरना मैं कुछ और मालूम करती। राबिया ने कहा, खुसरो जमशेद भी बहुत बड़ा ड्रामा है। मैंने कहा, इसके बारे में मालूम करना पड़ेगा कि वो कौन है और इसकी कहानी में हकीकत को कितना दखल है, लेकिन ये सब कुछ बाद में होता रहेगा। अभी मोहसिन आ जाए तो इसके बाद हमें पहला काम ये करना है कि अपना ठिकाना बदलना है। इस वक्त इतनी जल्दी ये काम कैसे होगा? राबिया ने कहा, इसकी जरूरत भी क्या है, ये एहतियात का तकाजा है। मैंने कहा, शहला ने डिसिल्वा के सामने कह दिया था कि वो सदर में रहती है। अगर डिसिल्वा ने ये मालूम करने की कोशिश की कि इसका हमसे कोई ताल्लुक है या नहीं तो इसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। शहला को यहाँ आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लोग इसके नाम या उसकी सूरत से वाकिफ नहीं, लेकिन तुम्हारी सुर्ख वॉक्सवैगन अक्सर यहाँ दिखाई देती है। वो अनजान बन के पूछ सकता है कि यहाँ एक खातून वकील रहती हैं जिनकी छोटी सी लाल रंग की गाड़ी है। मेरा ख्याल है बहुत से लोग कहेंगे कि उन्होंने गाड़ी भी देखी है और गाड़ी चलाने वाली खातून को भी देखा है। मर्दों के मुकाबले में कार्ट चलाने वाली औरत ज्यादा नुमाया होती है। शायद कोई ये भी बता दे कि तुम्हारा किस घर में आना जाना है। आज तो वक्त नहीं रहा, लेकिन कल डिसिल्वा तफ्तीश कर सकता है। लेकिन मेरा यहाँ आना नई बात नहीं, राबिया ने कहा। मासी हमारी पुरानी खादमा है और मैं गुज़िश्ता कई साल से यहाँ आ रही हूँ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अभी मासी यहाँ रहे और तुम पहले की तरह इसके पास आती जाती रहो। मैंने कहा, लेकिन शहला और इसकी माँ को रातों रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। कल किसी को यहाँ इनका सुराग भी ना मिले। मकान हमारे पास है और ऐसी जगह पर है जहाँ डिसिल्वा के ख्याल की रसाई भी मुमकिन नहीं। तुम अब घर जाओ ताकि अंकल रिजवी कुछ मुतमईन हो जाएं। मोहसिन के आते ही मैं शहला और इसकी माँ को कृष्ण नगर पहुँचा दूंगा। हम जरूरत का थोड़ा सा सामान ले जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि गुलबर्ग में शहला के पुराने घर से सब सामान उठाया जा सकता है या नहीं। आज की रात शहला को अपनी माँ के साथ इस घर में अकेले ही बसर करनी होगी। कल हम सब रिजवी साहब से इजाजत लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सुबह 9 बजे तो मैंने डिसिल्वा को टाइम दिया है कि मुझे पिकअप करे। शहला ने कहा, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, हम खुद वहाँ मौजूद होंगे। मुझे मालूम नहीं सिकंदर कि तुम क्या करना चाहते हो, राबिया बोली, और जो कुछ तुम कर रहे हो वो सही है या गलत। तुमने इस खतरनाक खेल में शहला को भी घसीट लिया है।
शहला को कल सुबह 9 बजे सिर्फ चंद मिनट के लिए अपनी सूरत दिखाने के सिवा कुछ नहीं करना, मैंने कहा। डिसिल्वा की गाड़ी के रुकते ही शहला का काम खत्म हो जाएगा, बाकी मामलात मैं और मोहसिन संभाल लेंगे। शहला इसके बाद घर लौट जाएगी। और तुम क्या करोगे? राबिया ने कहा। डिसिल्वा को अगवा करके ले जाओगे और कत्ल कर दोगे? ये तुमसे किसने कह दिया है? मैंने बरहमी से कहा। मेरा इरादा साफ ये है कि डिसिल्वा से कुछ बातें करूं। मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है, वो आसानी से कुछ नहीं बताएगा, इसलिए मुझे जबर भी करना पड़ेगा और इसको समझाना पड़ेगा कि वो हमें कमजोर या बुज़दिल ना समझे। अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन से बराबर का मुकाबला करना कोई जुर्म नहीं। मेरा इरादा डिसिल्वा को कत्ल करने का हरगिज नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं इसे जीने की रियायत दूं और वो मुझे कत्ल कर दे। तुम कुछ भी करो सिकंदर, राबिया ने कुछ देर बाद कहा। मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी नई मुसीबत में पड़ जाओ। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि जैसे भी हो तुम मसाइब की इस दलदल से निकल जाओ, ताकि हम बाकी जिंदगी आम इंसानों की तरह चैन और सुकून से बसर कर सकें। जब वो चली गई तो मैं सोचता रहा कि मैं अलादीन के चिराग जैसी वो तिलस्माती कुव्वत कहाँ से लाऊं जो हर ख्वाहिश की तकमील का सामान बन जाए और ये जिंदगी इसी सांचे में ढल जाए जो राबिया के तसव्वुर में है। इसने कहा था कि हम इंसानों की तरह सुख चैन की जिंदगी बसर कर सकते हैं। इसने मेरे लिए ही नहीं अपने लिए भी सुख चैन मांगा था। सुख चैन किसे कहते हैं? आम आदमी कैसा होता है? ये कितने मासूम और आसान सवाल थे और कैसी अजीब बात थी कि मेरे लिए इनका जवाब देना मुमकिन ना था। शहला मुझे अपने ख्यालात में महव छोड़ के दूसरे कमरे में माँ के पास चली गई थी। दरवाजे पर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई तो मैं चौंका। फिर मोहसिन अंदर आया। इसके कपड़े फटे हुए थे और बाल परेशान थे। क्या हुआ मोहसिन? मैंने एकदम उठ के कहा। किसी से झगड़ा वगैरह हो गया क्या? झगड़ा तो हुआ था, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। वो मुस्कुराया और दीवार से टेक लगा के फर्श पर बैठ गया। ये कपड़े तो मोटरसाइकिल स्लिप हो जाने से फटे हैं। तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई है? मैंने परेशानी से इसके हाथों और पैरों की हराशें देखकर कहा। नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। वो मुस्कुराया। मैं वो चीज ले आया हूँ, देख। इस चीज की बात छोड़, जा पहले नहा धो के जख्म साफ कर और कपड़े बदल, मैंने कहा। इसके बाद कोई दूसरी बात। मोहसिन ने वो रेडियो ट्रांसमीटर मेरे सामने रख दिया जो दर हकीकत बम था और हंसा। मेरे कपड़े यहाँ कहाँ हैं? इस हालत में घर गया तो अंकल रिजवी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी ऐसे ही चलने दे, बस मैं जरा मुंह हाथ धो लूं। जितनी देर में शहला ने चाय बनाई और मोहसिन ने अपना हुलिया ठीक किया, मैं बाजार से स्प्रेन ले आया। मोहसिन की पतलून घुटने के पास से और कमीज आस्तीन पर से फट गई थी, लेकिन साफ सुथरा हो जाने के बाद इसकी हालत में नुमाया तब्दीली आई थी। इससे मेरी तशवीश खासी कम हो गई। चाय पीते हुए इसने मुझे बताया कि जब वो दुकान में दाखिल हुआ तो अमीन अकेला था और हस्बे तवक्को वो मोहसिन को देखकर परेशान नहीं हुआ, लेकिन मोहसिन ने अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया तो वो भौंचका रह गया। 5000 लेकर इसने रेडियो ट्रांसमीटर मोहसिन के हवाले कर दिया, मगर इसे बता दिया कि इस चीज को अपने हाथ लेकर वो जिंदा नहीं जा सकेगा। मोहसिन समझ गया कि बाहर इसका रास्ता रोकने वाले मौजूद हैं। वो मोहसिन को पहचानते नहीं थे, लेकिन ये हो सकता है कि मोहसिन के बाहर निकलते ही अमीन चिल्ला कर इन्हें खबरदार कर दे और वो इनके नरगे में फंस जाए। मेरे लिए इस हबीज को खामोश रखना जरूरी हो गया था। मोहसिन ने चाय खत्म की और सिगरेट जला के कहा, मेरी जगह तू होता तो एक हाथ मार के इसको लिटा देता, मगर हमें ये जोडू कराटे वगैरह के दाव तो नहीं आते। ये भी नामुमकिन था कि मैं इसे बांध कर डाल देता और इसके मुंह में कपड़ा ठोंस देता। मजबूरन मैंने इसके सर पर रिवॉल्वर का बट मारा। हाथ कुछ ठीक पड़ा और वो आवाज निकाले बगैर नीचे गिर गया। पहले तो मैं डर गया था कि चोट खतरनाक हुई तो वो मर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ चकरा गया था। मैं दुकान से निकल रहा था कि वो उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के बाहर एक ग्रिल है। मैंने सोचा इसे बंद कर दूं, हालांकि मुकफ्फिल किए बगैर इसका कोई फायदा नहीं था। बस गलती हो गई। ग्रिल बंद करते देखकर एक शख्स मेरी तरफ बढ़ा जो सड़क के दूसरे किनारे पर जीप में बैठा था। मैंने किक लगा के मोटरसाइकिल स्टार्ट की और किस्मत अच्छी थी कि एक तो मोटरसाइकिल फौरन स्टार्ट हो गई, दूसरा वो शख्स पहले तो ट्रैफिक में फंस गया था, फिर इसने मुझे जाते देखा तो पागलों की तरह ट्रैफिक को नजरअंदाज करके भागा। इसकी टक्कर एक रिक्शा से हो गई, मगर इतनी देर में वो गाड़ी गलत सिमत से मोड़ काट के माल रोड पर पहुंच गई। मेरा ख्याल है इसमें 2 आदमी थे। उन्होंने मुझ पर फायर भी किए, लेकिन मेरी रफ्तार ज्यादा थी और मैं 2 मरतबा बाल बाल बचा। फिर मैंने सीधा चलने के बजाय मोटरसाइकिल को लहरा के चलाना शुरू किया। वहाँ हासी अफरा तफरी फैल गई थी। कुछ लोग तो फायरिंग पर चौंके थे, कुछ ये सोच रहे थे कि मैं कोई शौकीन मिजाज और अहमक नौजवान हूँ जिसे न अपनी जान की परवाह है और न अपनी बाजीगरी से डिस्टर्ब होने वाली ट्रैफिक का ख्याल है। लेकिन ये हकीकत है कि मैं ये करतब ना दिखाता तो गोली मुझे जरूर लग जाती, क्योंकि वो गाड़ी मेरे पीछे लगी हुई थी।
मैं पुरानी अनारकली की तरफ निकल गया और जो गली सामने आई उसमें मुड़ता गया। गाड़ी के लिए तंग गलियों में तेज रफ्तारी से मेरा पीछा करना मुश्किल था। 15 मिनट बाद मैं बिल्कुल महफूज था और उर्दू बाजार के इलाके से गुजर रहा था। इस वक्त तक मुझे खराश भी नहीं आई थी, बस अचानक एक भैंस सामने आ गई। भैंस गली में से निकली, इसके पीछे मालिक धोती संभालता शोर मचाता आया। मैं भैंस से तो बच गया, मगर भैंस वाले को बचाते हुए सड़क के किनारे बैठे हुए एक नजूमी के बोर्ड से टकरा के नजूमी पर गिरा। इसे भी काफी चोटें आईं। जाहिर है कसूर या तो भैंस का था या नजूमी का, जो सड़क के किनारे बैठा था। वो बहुत चीखा चिल्लाया, मगर मैंने कहा कि सड़क तुम्हारे बैठने के लिए नहीं बनाई गई है। ऐसे ही नजूमी होते तो आज किसी और जगह बैठ जाते। मुझे और शहला को मोहसिन के एडवेंचर का हाल सुनकर बेख्तियार हंसी आई। शहला की आंसू में तो हंसते हंसते आंसू आ गए। हालांकि ये हंसने का नहीं, शुक्र करने का मुकाम था। एक भी गोली लग जाती तो मोहसिन न जाने कहाँ होता, किसी अस्पताल में या मुर्दा खाने में। लेकिन मेरी तरह मोहसिन का जहन भी हकीकत पसंद था। खतरे का वजूद बरहक था, मगर खतरा टल जाए तो इसे याद करके दहशतज़दा होने का क्या फायदा। सारी बात रवैये की है। मोहसिन की तरह यही बात मजे लेकर हंसते हंसते सुनाने की बजाय लरसते और कांपते हुए भी सुनाई जा सकती थी, मगर इससे हमारा सिर्फ हौसला कम होता, मसाइल कम ना होते। मैंने रेडियो ट्रांसमीटर को ऑन किया। बज़ाहिर इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन इसको टेस्ट करना मुश्किल था। 10,000 लेकर अमीन ने हमें सिर्फ रेडियो ट्रांसमीटर दिया था या इसके अंदर वैसा ही बम फिट किया था जैसा एक बार मेरा किस्सा पाक करने के लिए रखा गया था। ये अभी हम नहीं देख सकते थे, चुनाचे मैंने इसे रखकर मोहसिन को नकले मकानी के प्रोग्राम से आगाह किया। शहला को और मासी को जल्द अज जल्द जरूरी सामान बांधने की ताकीद करके मैं और मोहसिन फिर मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए। अब मोटरसाइकिल मैं चला रहा था और मोहसिन इस रेडियो ट्रांसमीटर को बगल में दुबाए पीछे बैठा था। एक जमाना था कि हम इसी तरह लंदन में बेफिक्री से घूमते थे। आज मुद्दत बाद इन गुजरे हुए दिनों की याद ताज़ा हो गई। हम दोनों का मूड बहुत अच्छा था। हमें यह एहसास जरा भी परेशान नहीं कर रहा था कि हमारे पास कैसी हलाकत है, इस चीज़ मौजूद है। जब तक इसका हसूसी फ्यूज सलामत था, ये रेडियो ट्रांसमीटर बिल्कुल बेज़रर था। हमें ये ख्याल भी न था कि हमारे पास चोरी की मोटरसाइकिल भी है। हमारी नीयत चोरी की हरगिज नहीं थी, चुनाचे हम मुतमईन थे। सुबह मालिक को फोन करेंगे तो इस ज़हनी अजियत की माफ़ी भी मांग लेंगे जो हमारी वजह से इसको उठानी पड़ी। मोटरसाइकिल को हमने रिजवी साहब के घर से दूर ही खड़ा कर दिया और पैदल चलते हुए अंदर गए। ये देखकर हमें मजीद इत्मीनान हासिल हुआ कि रिजवी साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन वो कुछ देर बाद आ गए। इतनी देर में हम नहा धो के फारिग हो गए थे और रिजवी साहब को हमने यही तासुर दिया कि आज हम शरीफाना तरीके पर सरे शाम ही लौट आए हैं। इनका गुस्सा पहले ही उतर चुका था और उन्होंने अखबार में चिरागदीन की गिरफ्तारी की तफसीलात देखकर यकीन कर लिया था कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हमें घर में मौजूद पाकर उन्होंने मजीद इत्मीनान का इजहार किया और अगर इनको किसी दावत में ना जाना होता तो वो खाने के बाद भी हमसे बातें करते रहते। रिजवी साहब के दावत में जाने से हमें एक तरह से नकलो हरकत की आज़ादी मिल गई। हमने इनसे वादा किया कि जब भूख लगेगी हम बिला तकल्लुफ खाना मांग लेंगे, मगर इनके रुखसत होते ही मैं और मोहसिन भी रवाना हो गए। हमारी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी जहां हमने इसको छोड़ा था। 15 मिनट बाद हम शहला के घर पहुंचे जो मासी के साथ मिलकर बेशतर सामान पैक कर चुकी थी। हमने इसकी मदद की और आधे घंटे बाद सब सामान एक ट्रक पर लादा जा चुका था। शहला की माँ को ट्रक में आगे बिठाने की बजाय मैंने पीछे के खुले हिस्से में चारपाई डाल के लिटा दिया और मासी भी इसके साथ ही सामान पर टिक गई थी। ट्रक ड्राइवर से मैंने रफ्तार कम रखने की दरख्वास्त की और इससे 10 रुपए ज्यादा देने का वादा भी किया, लेकिन वो शरीफ आदमी था। इसने कहा कि बीमार को आराम से ले जाने के लिए वो एक पैसा भी नहीं लेगा। 10-15 मिनट की देर कोई बात नहीं। मोहसिन आगे ट्रक ड्राइवर के साथ जा बैठा और मैंने शहला को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर इस काफिले की रहनुमाई की। मेरी हदायत के मुताबिक मासी ने आसपास के रहने वालों को बता दिया था कि वो मॉडल टाउन में कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही है, जो कि कृष्ण नगर से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में था। रात के 10 बजे हम सामान को शहला और इसकी माँ के साथ अपने नए घर में पहुंचा चुके थे। मासी बहुत हैरान और परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, मगर वफादारी और दूसरों पर एतमाद इसकी फितरत में शामिल था। इसने खुद को हालात के और हमारे सुपुर्द कर दिया था, इस यकीन के साथ कि हम इसके हक में जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन बुरा भी हुआ तो वो तकदीर का लिखा समझ के कबूल कर लेगी। शहला की माँ का वजूद और अदम वजूद बराबर था और वो शहला का साथ देने पर मजबूर थी। शहला इस नए माहौल से खौफजदा थी। हमने इसे तसल्ली दी कि आज की रात की ही बात है, वो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे और किसी अजनबी के अंदर दाखिल होने से पहले फरार हो जाए। फरार के लिए पिछला रास्ता था जहां अंधेरे में फैले हुए खेत थे।
چلتے چلتے میں نے شہلا کو یقین دلایا کہ یہ مکان بہت محفوظ جگہ پر ہے اور کسی دشمن کے یہاں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کرشن نگر سے گلبرگ کا فاصلہ کافی تھا اور ہمیں شہلا کے پرانے گھر تک پہنچنے میں پون گھنٹہ لگ گیا۔ موٹر سائیکل دور چھوڑ کے میں اور محسن باتیں کرتے اجنبی بن کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ ضابطے کی کارروائی کے مطابق تفتیش کرنے کے بعد پولیس والے بھی اس گھر کو بھول چکے تھے۔ 3 مرتبہ سامنے سے گزر کر ہم نے اس بات کا اطمینان کر لیا کہ تھوڑی سی احتیاط سے کام لے کر ہمارے لیے سامان اٹھانا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کی چابیاں میرے پاس تھیں۔ ادھر ادھر دیکھ کر میں 4 فٹ اونچی دیوار پر سے اندر کود گیا۔ محسن نے میری تقلید کی۔ چند منٹ بعد ہم گھر کے اندر تھے۔ احتیاطاً ہم نے باہر کی کوئی لائٹ نہیں جلائی اور اندر بھی کھڑکیوں کے پردے شیشوں پر پھیلا کے اس بات کا اطمینان کر لیا کہ باہر کسی کو روشنی نظر نہ آئے۔ گھر میں اتنا سامان تھا کہ ایک پورا ٹرک بھر جاتا اور ٹرک بھرتے بھرتے رات گزر جاتی، جبکہ ہمیں یہ کام کم سے کم وقت میں کرنا تھا۔ باہمی مشورے سے ہم نے یہ طے کیا کہ بھاری سامان اور غیر ضروری فرنیچر، پردے اور قالین وغیرہ چھوڑ دیے جائیں، لیکن شہلا کی ذاتی استعمال کی سب چیزیں، کپڑے اور سوٹ کیس اور تھوڑا بہت فرنیچر ساتھ لیا جائے۔ برتن سمیٹنا فضول تھا۔ کچھ برتن ماسی اپنے ساتھ لے گئی تھی اور باقی بازار سے بھی خریدے جا سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آس پاس کی کوٹھیاں دور تھیں اور بظاہر ویران نظر آتی تھیں، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی روشنی دیکھے تو سمجھے کہ شہلا اور اس کی ماں واپس آ گئی ہیں۔ لوگ عام طور پر یہاں ایک دوسرے سے بے تعلق رہنا پسند کرتے تھے، مگر شہلا کا گھر غیر معمولی ہنگامہ آرائی کا مرکز رہا تھا، چنانچہ کوئی بھی تجسس میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ تاہم تھوڑا بہت خطرہ مول لیے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے محسن کو سامان اکٹھا کر کے دروازے کے قریب لانے کے لیے کہا اور خود ٹرک لینے چلا گیا۔ اتنی رات گئے ٹرک آسانی سے نہیں مل سکتا تھا۔ میں 1 میل تک پیدل چلتا گیا۔ جو ٹرک میرے قریب سے گزرتے تھے وہ سامان سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ بالآخر مجھے سڑک کے کنارے ایک جھونپڑی جیسے ہوٹل کے قریب خالی ٹرک کھڑا نظر آیا۔ میں ڈرائیور کے چائے پی کر واپس آنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ میں دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ٹرک ڈرائیور میری بات پر بہت حیران ہوا۔ رات کو ٹرک ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان چلتے ہیں، مگر آدھی رات کو گھر کا سامان کوئی نہیں اٹھاتا۔ میری مجبوری کی بات سن کر اس نے جو معاوضہ طلب کیا وہ عام شرح سے 4 گنا زیادہ تھا، لیکن میں نے یہ بھی قبول کر لیا اور ٹرک ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور حد سے زیادہ باتونی اور بے پردہ تھا۔ 1 میل دور نکل جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ ٹرک کی چال میں فرق کیوں پڑ گیا ہے؟ مجھے تو اپنے یار کی چال میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ ڈرائیور نے بے فکری سے کہا۔ فرق تو ہے، میں نے اصرار کیا۔ کہیں پچھلے پہیے کی ہوا تو کم نہیں ہو گئی؟ اپنے ٹرک میں ہوا، پانی، تیل، پیٹرول سب فل رہتا ہے بابو، وہ فخر سے بولا۔ میں نے کھڑکی میں سے سر نکالا اور پیچھے والے پہیے کو دیکھا۔ عجیب ڈرائیور ہو تم، میں نے کہا۔ پیچھے والے پہیے میں آدھی ہوا بھی نہیں رہی ہے اور تمہیں فرق محسوس نہیں ہوتا؟ ابھی پہیہ بالکل بیٹھ جائے گا تب مانو گے۔ ڈرائیور کو اپنی مہارت پر اتنا یقین تھا کہ اس نے گھور کر مجھے دیکھا، گیئر کو نیوٹرل کر کے دروازہ کھولا اور نیچے اتر گیا۔ پلک جھپکتے میں اس کی جگہ میں نے لے لی۔ ٹرک ڈرائیور گھوم کر پچھلے پہیے کی طرف گیا ہی تھا کہ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور ٹرک کو گیئر میں ڈال دیا۔ ڈرائیور چلایا، مگر اس کے لیے ٹرک کا تعاقب کرنا ناممکن تھا۔ 2 فرلانگ دور جا کر میں نے راستہ بدلا اور 1 گھنٹے بعد مخالف سمت سے گلبرگ جا پہنچا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ ٹرک ڈرائیور پولیس اسٹیشن گیا ہوگا تو اس نے مزنگ کی بات کی ہوگی، اور پولیس گئی بھی ہوگی تو مزنگ کی طرف، جو کسی طرح ہمارے راستے میں نہیں پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے لیے ٹرک کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہم ٹرک کو کہیں بھی چھوڑ سکتے تھے۔ جب میں ٹرک کی لائٹ آف کر کے اس کو آہستہ آہستہ چلاتا ہوا اندر لے گیا تو محسن بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور ہم نے ضروری سامان ٹرک پر لادنا شروع کر دیا۔ معمولی آوازیں کسی کے کانوں تک نہیں جا سکتی تھیں، مگر ہم محتاط رہے۔ سامان نکالنے اور چڑھانے کی کارروائی خاموشی سے سر انجام دیتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ تھکن سے ہماری حالت غیر ہو رہی تھی، مگر ابھی تک کسی نے ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے اندر بڑی بڑی الماریاں، بیڈ، صندوق، ڈریسنگ ٹیبل اور فریج وغیرہ رہ گئے تھے جن کو اٹھانا مشکل تھا۔ باقی سب کچھ ہم نے سمیٹ لیا تھا۔ ہم ٹرک لے کر روانہ ہوئے ہی تھے کہ سڑک پر گیٹ کے سامنے ایک موٹر سائیکل آ کے رکی۔ میں نے محسن کو خبردار کیا کیونکہ موٹر سائیکل سے اترنے والا کوئی انسپیکٹر تھا یا سب انسپیکٹر۔ شاید وہ گشت پر تھا اور اسے معلوم ہی تھا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ ٹرک کو روانہ ہوتے دیکھ کر اس کا شک میں مبتلا ہونا ایک قدرتی بات تھی۔
ابھی وہ گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میں نے رفتار ایک دم بڑھائی اور میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ میں اس کی موٹر سائیکل کو ناقابل استعمال بنا دوں۔